व्यक्ति का जीवन आसान पृथ्वी पर तभी होता है जब हमारा चारों तरफ का इकोसिस्टम अच्छा हो। दो व्यक्ति जो गिरफ्तार होकर आए थे, उनकी बातचीत की गर्मा गर्मी से मुझे लगा कि तापमान पृथ्वी का नहीं, लोगों का भी बढ़ा हुआ है। इससे 20,000 से अधिक पौधे लगे और वहीं से और पर्यावरण के प्रति मेरा झुकाव उत्पन्न हुआ। पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, जागरूकता किस तरह फैलाई जा सकती है, लोगों की जो मानसिक प्रदूषण है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस सब पर मंथन करते हुए एक यात्रा चल पड़ी जो जारी है आज। या ज्ञान का अभाव है जिसके कारण वो किसी व्यक्ति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरह से वो प्रदूषण ही है। एक तरह से कहें तो किराएदार हैं हम पृथ्वी पर, और किराएदार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किराया अदा करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता के लिए लोगों का आह्वान किया गया तो कितना सोच में परिवर्तन आया और लोग निकल पड़े उस काम के लिए। तो सोसाइटी उसको तत्काल टोकती है कि आपने शादी क्यों नहीं की, जबकि सोसाइटी को चाहिए अगर वो शादी करना चाहती है तो उसकी शादी करने में मदद करे। या आप ऐसे कपल को देख लीजिए जिसने शादी कर ली हो और उसकी शादी को साल 6 महीना हो गया हो तो तत्काल सोसाइटी सवाल खड़ा कर देगी बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए। तो मैंने निर्णय लिया कि शादी में कोई दहेज ना लेकर के 2 वृक्ष लिए जाएंगे और उन वृक्षों को भी हम लोगों ने वधू पक्ष के गांव में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें रोपित करा दिया। एसडीएम से लेकर डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग तक का सफर, प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ जमीनी स्तर पर मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल इशूज़, दहेज और तमाम मुद्दों पर एक्टिवली काम करने वाले मांगेराम चौहान यानी डिप्टी कमिश्नर आज हमारे साथ हैं और इनसे हम तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। क्योंकि जब एक प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति एक्टिवली काम करता है, अपनी जो तमाम भूमिकाएं हैं उनको निभाता है और उसके साथ साथ जो बाकी मुद्दे होते हैं, जो बाकी सोशल इश्यूज होते हैं उन पर भी काम करता है, तो किस तरह से ग्राउंड पर एक परिवर्तन आता है और परिवर्तन देश की जो भविष्य है, देश का भविष्य बदलने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो बात करते हैं सर से। सबसे पहले सर, अगर हम पर्सनल उससे शुरू करेंगे तो कैसे रहा आपका एसडीएम से लेकर डिप्टी कमिश्नर बनने तक का सफर? देखिए, जीवन एक यात्रा है और उसी तरह की एक ये सेवा भी यात्रा है। सेवा की शुरुआत जीवन यापन करने से आरंभ होती है और सेवा में जो सौंपे गए दायित्व और कार्य हैं उनके माध्यम से समाज की सेवा और समाज के जीवन में परिवर्तन करने का काम होता है। उसी कार्य को मन से किया जा रहा है, बस उसी कार्य को मन से। कभी इन सेवाओं को निभाते हुए कोई ऐसी बाधा जिंदगी में फेस की आपने? देखिए, जीवन तो अनप्रेडिक्टेबल है। समस्याएं भी ठीक उसी तरह हैं कि कौन सी समस्याएं कब आएंगी ये निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है। और जीवन की जो अनिश्चितता है कहीं ना कहीं वही जीवन को ज़्यादा मज़ेदार बनाती है, जीवन को ज़्यादा रोचक बनाती है, जीवन को ज़्यादा रोमांचक बनाती है। बस धीरे धीरे बढ़ते हुए उसी रोमांच का आनंद लिया जा रहा है। पब्लिक सर्विस में आने का डिसीजन कैसे लिया? क्यों सोचा कि पब्लिक सर्विस में काम किया जाए या पब्लिक सर्विस की जाए? ये निर्णय ठीक वैसा ही रहा जैसे आम भारतीय परिवारों में कोई भी बच्चा पढ़ता है, परिवार से सीखता है कि उसको जीवन यापन के लिए काम करना है, नौकरी करनी है। उसी पथ पर चलते हुए एक जीवन यापन करने का तरीका पाना ही था, उसके लिए प्रयास करना ही था। तो ये प्रयास हुआ और इस प्रयास में ईश्वर ने यहाँ पहुँचा दिया तो यहाँ पे काम करने लगे। देखिए सर, जिस पद पर अभी आप तैनात हैं और इस पद की हम बात करें, जिस तरह से लगातार तमाम जो योजनाएं हैं, जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हाउस वगैरह, तो क्या उनको वो परियोजनाओं का लाभ मिल पा रहा है गरीब लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की स्थापना ही अफोर्डेबल हाउस बनाने के लिए हुई कि लोगों को अफोर्डेबल हाउस उपलब्ध कराया जा सके। तो आवास विकास लगातार इस पे काम करता है, योजनाएं बनाता है, उन योजनाओं में मकान प्लॉट सर्जित करता है और उसमें बाकायदा रिजर्वेशन रखे जाते हैं जो
उत्तर प्रदेश सरकार के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी सबके रिजर्वेशन होते हैं, तो सबको उसका एक तरह से हिस्सा मिल जाता है। इस तरह से ये प्रयास होता है कि यथासंभव अधिकतम लोगों को लाभ मिले, पर चूंकि योजनाओं की भी एक अपनी सीमा होती है, सारे लोगों को लाभ मिल जाएगा ऐसा भी संभव नहीं होता। लेकिन जब अलॉटमेंट किया जाता है हाउसिंग का, तो उसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अलॉटमेंट के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, पंजीकरण करा जाता है, और अगर प्लॉट्स के बराबर पंजीकरण है तो उनका एक ड्रॉ कर दिया जाता है सार्वजनिक रूप से सबके सामने। उस ड्रॉ के माध्यम से व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति ने जिस साइज के प्लॉट में या मकान में अपना पंजीकरण किया था, तो प्रायिकता के आधार पर, लॉटरी के आधार पर कुछ उन लोगों को आवंटन मिल जाता है उस सीमा तक, जिस सीमा तक प्लॉट्स की या मकान की संख्या होती है। इसी का एक सवाल होगा कि अभी भारत में जो मौजूदा स्थिति, और खासतौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुरादाबाद की करें, तो अफोर्डेबल हाउस खरीदने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आम लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउस लोगों को उपलब्ध हो जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत भी है और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बहुत कम दर पर लोगों को घर दिया जाता है, और जिसमें सब्सिडी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, और मात्र 3.5 लाख रुपए की धनराशि किस्तों में आवंटी से वसूली जाती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे प्रोग्राम भी हैं जिसमें सीधे मकान बनाने के लिए लोगों को धन भी दिया जाता है। लेकिन सर, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से भी जो तमाम जो स्लम एरियाज़ हैं, या फिर जो इतना डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लोगों को एक अफोर्डेबल हाउस खरीदने में, वो उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? अफोर्डेबल हाउस खरीदने में दो ही मुझे लगती हैं चीज़ें, कि एक तो व्यक्ति की आय और एक भूमि की उपलब्धता, और कहीं ना कहीं जो एक जनसंख्या का कंटेंट है जी। मतलब जब आपूर्ति से अधिक डिमांड हो जाती है तो फिर चीज़ें महंगी तो होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इस नाते ही संभवतः दिक्कतें आती हैं। क्या पॉलिटिकल प्रेशर कभी ऑफिसर्स के काम में मतलब बाधा बनती है? देखिए, पॉलिटिक्स देश को चलाने का जरिया है, प्रदेश को चलाने का जरिया है। पॉलिटिक्स के लोगों का काम नियम कानून बनाना है और सरकारी मशीनरी के माध्यम से उनको लागू कराना है। पॉलिटिक्स का और सरकारी मशीनरी का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, तो सारे लोग उसी दिशा में बढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन सर, जैसे अभी एसडीएम से लेके और अभी आप डिप्टी कमिश्नर हैं, इसके बीच में ऐसा कोई मूवमेंट रहा हो आपकी लाइफ का कि आपको प्राउड फील हुआ हो कि मैंने ये चीज़ की है, इससे कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया हो, ऐसा कौन सा मूवमेंट रहा? देखिए, सरकारी दायित्वों को पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, कानूनी दायित्व भी है जी। लेकिन जब उस दायित्व को पूर्ण करते हुए हम किसी व्यक्ति विशेष की समस्या का समाधान करते हैं और उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वो हमें भी संतुष्टि प्रदान करती है। हाँ, सेवा करते हुए कुछ अनुभवजन्य प्रयोग किए गए, जो लोग मिलने आए उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। जैसे मैंने अपने सेवा के शुरुआत में ही एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया। जब कोई व्यक्ति जिस भी पद पर मैं तैनात रहा, जब उस ऑफिस में आता है तो मैं उस व्यक्ति को अपने स्थान पर बैठाकर और स्वयं को उसके स्थान पर खड़ा होकर देखने का प्रयास करता हूँ कि यदि ये व्यक्ति मेज के इस तरफ होता, मेरी सीट पर होता और मैं इस ऑफिस में आया होता, तो मैं इसकी समस्या, अपनी समस्या का समाधान किस तरह चाहता, क्या अपेक्षा करता इस ऑफिस से। तो जब मैं सीट शेयरिंग करता हूँ तो मुझे कुछ आसान हो जाता है समझना कि उस व्यक्ति की मदद को मैं कानूनी तरीकों से कैसे आगे बढ़कर कर दूँ। ये एक अनुभव था जिसका प्रयोग मैं आज भी करता हूँ। और ये जो इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ें कैसे मतलब
लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया कि हाँ इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, ये भी इश्यूज हैं, इन पर भी काम होना चाहिए? हाँ, देखिए कि व्यक्ति का जीवन आसान पृथ्वी पर तभी होता है जब हमारा चारों तरफ का इकोसिस्टम अच्छा हो। चाहे हमारे आचरण हो और हमारे आचरण से होने वाले जो लॉसेस हैं उनको कम करने का मामला हो, तभी हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। एक अनुभवजन्य प्रयोग जो मेरे द्वारा जनपद अमरोहा में किया गया था, दो व्यक्ति जो गिरफ्तार होकर आए थे, उनकी बातचीत की गर्मा गर्मी से मुझे लगा कि तापमान पृथ्वी का नहीं लोगों का भी बढ़ा हुआ है। उस तापमान को कम करने के लिए एक ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, जिसमें जमानत की एवज में जो अभियुक्त है उससे 5 पौधे और उनके 2 जमानतें, एक एक पौधा, 7 पौधे लगाने का एक ग्रीन बॉन्ड आरंभ किया गया था। उस योजना से लगभग 2 जनपदों में 20,000 से अधिक पौधे लोगों ने लगाए। पर्यावरण का मेरे पास तो विचार ही था, पौधे तो लोगों ने लगाए। उन्होंने ही पृथ्वी के तापमान को कम करने में अपना सहयोग किया और इस विचार की उत्पत्ति भी इसी आधार पर हुई थी कि अगर हम लोगों को रचनात्मक काम दें, उनको एहसास कराएं कि इस पृथ्वी पर वो भी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से अपना योगदान वो बढ़ चढ़ कर देते हैं। तो इस तरह से एक ग्रीन बॉन्ड की योजना आरंभ हुई जिससे 20,000 से अधिक पौधे लगे और वहीं से और पर्यावरण के प्रति मेरा झुकाव उत्पन्न हुआ। पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, जागरूकता किस तरह फैलाई जा सकती है, लोगों की जो मानसिक प्रदूषण है उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इस सब पर मंथन करते हुए एक यात्रा चल पड़ी जो जारी है, आज भी अभी भी जारी है। तो ये आपने जैसे एक टर्म यूज़ किया अभी कि मानसिक तौर पर जो दूषित है और पर्यावरण प्रदूषण और मानसिक दूषित जो आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपने कैसे जोड़ा मेंटल हेल्थ को इन्वायरमेंट से, कैसे जोड़ा? ऐसा क्या मतलब लाइफ में हुआ कि आपने इन चीज़ों को एक साथ कनेक्ट किया और फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया एक साथ? देखिए, समाज में जब हम लोगों को देखते हैं, सेवा करते हुए भी लोगों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो गुस्सा है या ज्ञान का अभाव है जिसके कारण वो किसी व्यक्ति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, एक तरह से वो प्रदूषण ही है। उस प्रदूषण का कारण, उनके गुस्से का कारण उनकी समस्याएं हो सकती हैं, उनका अज्ञान हो सकता है, उनका विचारवान ना होना हो सकता है। इन चीज़ों के नाते इन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए, ये जागरूकता एक बड़ा माध्यम इसके लिए हो सकता है। वहीं से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम व्यक्तियों को एक तरह से जो जीवन की शिक्षा है उसके बारे में जागरूक करें। जीवन की शिक्षा को अगर हम देखें तो जीवन की शिक्षा बेसिकली स्वस्थ रहना, अच्छा आचरण करना और जीविकोपार्जन का कोई एक साधन तलाशना, जिससे हम समाज में अपना योगदान दे सकें। जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम अच्छा आचरण करेंगे, जब हम जीविकोपार्जन ठीक से कर रहे होंगे, तो हमारे कार्य निश्चित रूप से दूसरे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। और पृथ्वी ग्रह पर एक तरह से हम लोग यहाँ के स्थायी निवासी तो हैं नहीं, अस्थायी निवासी हैं। और पृथ्वी अकेले हमारी भी नहीं है, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है इसमें। एक तरह से कहें तो किराएदार हैं हम पृथ्वी पर, और किराएदार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किराया अदा करे। किराया अदा करने का जो तरीका मुझे समझ में आता है तो वो सोसाइटी की सेवा करना ही है कि हम किराया जो अदा करें वो सेवा के माध्यम से करें। दूसरे, इस पृथ्वी परिवार पर रहते हुए हमने इसके संसाधनों का प्रयोग करके अपने को इस लायक बनाया कि हम ज़्यादा बड़े स्तर पर सेवा कर सकें। तो फिर समाज को रिटर्न करने की बारी तो हमारी बनती है कि समाज को हम लोग, जो समाज ने हमें दिया है उतना तो कम से कम रिटर्न करें। और मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस महान शक्ति ने, उस प्रकृति ने विवेक और बुद्धि का एक तरह से वरदान, गिफ्ट देकर भेजा है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने के बाद अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग करके
रिटर्न गिफ्ट देने की बारी तो हम मनुष्य पर ही आयत होती है कि वो अपने बनाने वाले को शर्मिंदा ना होना दे अपने कार्यों से, तो वो इस रिटर्न गिफ्ट देने का काम करे। और रिटर्न गिफ्ट देना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी अक्षमता का अधिकतम प्रयोग करना, प्लस अपने आसपास रहने वाले, अपनी सोसाइटी के लोगों में के जीवन में अपने प्रयासों से परिवर्तन करने का प्रयास करना। ये संभवतः एक सेवा है और यही एक किराया है इस पृथ्वी पर रहने का। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जो आपने कदम उठाया, आपने जो वृक्षारोपण की बात की थी, तो कितने लगभग अभी तक वृक्षारोपण हो चुका है आपके इस प्रयास से? इस ग्रीन बॉन्ड की योजना से 20,000 से अधिक पौधे लोगों ने लगाए, और जब ये पौधे लग रहे थे तो इसमें मेरी उत्सुकता और बढ़ी। मैंने उत्तर प्रदेश में कितने लोग इस तरह से पाबंद होते हैं वो डाटा गृह विभाग से लिया, तो 2019 के डाटा के अनुसार यदि ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से इस वृक्षारोपण कराया जाए अभियुक्तों से, तो 78 लाख वृक्ष प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों से लगवाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी और भारत की आबादी का अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो लगभग 6 गुना वृक्ष पूरे भारत में इस योजना से लगवाए जा सकते हैं। इस योजना के लिए कोई सरकारी खर्च अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, बस जो कानून है उनमें संशोधन की आवश्यकता है। सर, आपको क्या लगता है कि वृक्षारोपण जैसे पहलों से पर्यावरण प्रदूषण पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है? देखिए, भागीदारी बढ़ानी होगी, जन भागीदारी बढ़ानी होगी। एक योजना हम लोगों ने स्टार्ट की थी जागरूकता के लिए, जिसको हम लोगों ने पर्यावरण परिवार योजना कहा था, जिसमें प्रत्येक परिवार ये एक तरह से रिसर्च करे अपने लिए कि वो अपने रोजगार के कारण, अपने कृत्यों के कारण जल, थल, वायु को कितना नुकसान पहुंचाता है, और उस नुकसान को शून्य या मिनिमाइज करने के लिए वो क्या प्रयास कर सकता है। वो उस परिवार के लिए उसकी पर्यावरण को बेहतर करने की एक योजना हो सकती है। जब हर व्यक्ति जुड़ेगा, हर परिवार जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से पर्यावरण को हम खराब भी नहीं करेंगे और जो खराबी है उसमें सुधार का काम भी करेंगे। तो जन भागीदारी, जन सहयोग और प्रत्येक व्यक्ति जब इसमें जुटेगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण बेहतर हो जाएगा। जी, लेकिन सर आपने देखा होगा कई जगहों पर जो कचरा होता है ना, बहुत सारा गार्बेज का ढेर होता है, और जो प्रदूषित नदियां हैं उस चीज़ का ब्लेम कहीं ना कहीं जो तमाम लोग होते हैं, जो समाज होता है, वो ये कहता है कि प्रशासन और सरकारें एक्टिव नहीं हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका जो गंदगी का निकासी हो रही है इन नदियों नालों में हो रही है, जिसकी वजह से हमारी फसलें खराब हो रही हैं। तो उसका समाधान क्या है? देखिए, वो पर्यावरण परिवार योजना जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर एक कंपनी का मालिक है, कंपनी चलाता है जो व्यक्ति, अगर वो अपना एक तरह से अपने आप को देखेगा कि उसकी कंपनी के कारण पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को मिनिमाइज या शून्य दोनों में से एक काम कर सकता है, तो उस तरह अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारे कार्यों से लोगों को दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले बुरे व्यक्तित्व हैं, बुरे किराएदार हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमारा जीविकोपार्जन का कार्य है उससे भी हम पर्यावरण को या दूसरे व्यक्ति को मिनिमम किस तरह से मिनिमाइज करें लॉस को, दूसरे होने वाले को, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सरकारें बहुत इस पे काम कर ही रही हैं, विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग इस पे नए नए तरीके निकाल रहे हैं, कंपनियां उनको अडोप्ट कर रही हैं, तो चीज़ें बदल तो रही हैं। बस बदलने की ज़रूरत है तो व्यक्ति की मानसिकता को, जो मन में प्रदूषण भरा है उसको दूर कर लें तो पृथ्वी को तो हम साफ कर ही देंगे। मानसिक प्रदूषण को कैसे दूर कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। इसी में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एक तरफ से कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है कि कैसे मानसिक प्रदूषण को साफ करें। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है ना कहीं कि मानसिक प्रदूषण है क्या, तो आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक तरह से जो शिक्षा जीवन की शिक्षा है, उस शिक्षा को बढ़ावा देकर उसको पाठ्यक्रमों में शामिल करके उसको जागरूकता के माध्यम से उसको लोगों को सिखाए जाने की आवश्यकता है।
अगर हम जीवन की शिक्षा को देखें तो वो साफ सुथरा वातावरण, बिना लड़ाई का माहौल, हरी भरी दुनिया, सुंदर दुनिया, वो जीवन है जिसमें आप जीवन की बेहतरी कर लें, जीवन को खुशी से जी लें। उसके लिए उन शिक्षाओं की ज़रूरत है, उन जागरूकताओं की ज़रूरत है जो हमारे ज्ञान के लेवल को बढ़ा दें। अगर हमारा ज्ञान का लेवल, हम विचारवान होते हैं, जब हम विचारवान होते हैं तो हम लोग सुधार की बात करते हैं, हम सुधार करते हैं। और जब हम अपने दिमाग पर लालच का, अहंकार का पर्दा डाले रहते हैं, अपने बड़े होने का, तुलनात्मक रूप से जीने का, एक तरह से अपने ऊपर, अपने दिमाग पर कचरा डाले रहते हैं, तो विचारवान होना फिर कठिन होता है। और उस विचारवानता और उस ज्ञान के अभाव में ही चीज़ें पृथ्वी पर फिर, चाहे प्रदूषण के रूप में हो, चाहे संबंधों के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, वो गड़बड़ होती है। तो उन पर काम किए जाने की आवश्यकता है। जी सर, जैसे ये आपका एक निजी प्रयास था, ग्रीन बॉन्ड जो आपने बात की, तो अगर तमाम जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए लोग हैं या तमाम जो कंपनियां हैं, भारतवर्ष में जितने भी लोग रहे, अगर वो अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे तो लगता है कि पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं होंगी इस धरती पर, भारत में खास तौर पर। देखिए, निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रयासों की सर्वाधिक जरूरत है। सरकारें तो कानून बनाकर अपनी चीज़ों को लागू करने का प्रयास कर रही हैं, कंपनियों को बाध्य करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जब व्यक्ति स्वतः स्फूर्त इन पर काम करेगा तो निश्चित रूप से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। इसका बहुत एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता के लिए लोगों का आह्वान किया गया, तो कितना सोच में परिवर्तन आया और लोग निकल पड़े उस काम के लिए। तो ये जागरूकता, जो हमारे आइकन्स हैं सोसाइटी के, जो हमारे राजनीति के लीडरान हैं या दूसरे सोसाइटी के आइकन्स हैं, अगर इस जागरूकता अभियान को आगे लेके चलेंगे और व्यक्ति को सोचने के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म दे देंगे, व्यक्ति के दिमाग में उसको जगा देंगे उस भावना को कि मुझे बेहतर करना है, मुझे समाज के लिए करना है, तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण समस्या बचेगा ही नहीं। ये तो व्यक्ति की अज्ञानता के कारण, व्यक्ति के लालच के कारण, व्यक्ति के अहंकार के कारण बहुत सारा प्रदूषण है। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा कि इन अहंकार में, इस लालच में कुछ होने वाला है नहीं, आपको भी पृथ्वी को छोड़कर जाना है एक दिन, तो निश्चित रूप से बदलाव, सोच में जैसे ही परिवर्तन होगा तो ऐसे ही समाज में, पर्यावरण में परिवर्तन दिखाई देगा। सर, जैसे अगर हम बात करें कि स्लम्स से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, क्योंकि अभी भारत की स्थिति जिस तरह से अगर 2020 का डाटा उठा के देखें तो 236 मिलियन जो पब्लिक है वो स्लम्स में जीवन निर्वहन कर रही है, तो उसका क्या समाधान है? देखिए, स्लम्स में पर्यावरण प्रदूषण मतलब वहाँ रहने की स्थितियाँ खराब हैं, जिससे उन व्यक्तियों को जो वहाँ रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सरकार इस पर काम कर रही है अपने संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए, लेकिन समाज को भी उनके प्रति मानवीयता की भावना रखनी होगी, जिससे कि उनका जो जीवन है वो कुछ आसान हो जाए। सरकार अपने प्रयास करती है, लेकिन सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी भी आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाए। जब इतने सारे हाथ मिलकर बढ़ेंगे तो एक बड़े परिवर्तन का कारक बनेगा, और कहीं ना कहीं जो स्लम्स हमारे पृथ्वी ग्रह पर हैं, एक तरह से उनमें सुधार होगा और ये पृथ्वी ग्रह एक रहने के लिए बढ़िया स्थान बनेगा। बतौर एसडीएम रहते हुए आपने एक रैली निकाली थी, जागरूकता अभियान निकाला था जल संरक्षण को लेकर। उसमें आपने कुछ डायलॉग्स या माइक पे या ढोल नगाड़ों के साथ में आपने जागरूकता अभियान चलाया था। तो आपको लगता है कि जो सरकारी जो तमाम जागरूकता अभियान होते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है जनता पर, या फिर जिस तरह से आप लोगों ने निकाला था अपनी तरफ से जागरूकता अभियान, उसका इम्पैक्ट पड़ा पब्लिक पर? देखिए, जो व्यक्ति जहाँ पर है और जिसके पास जो संसाधन है, उनसे वो संसार की बेहतरी के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए जो भी कर सकता है उसको करना चाहिए। और जागरूकता अभियान निश्चित रूप से लोगों के ज्ञान के लेवल को बढ़ाते हैं और लोगों को विचारवान बनाते हैं। जब आदमी विचार करता है तो फिर उस विचार पर काम भी करता है। जब हम विचार ही नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में विचार ही नहीं आएगा, तो काम भी नहीं होगा। तो व्यक्तियों का विचारवान होना वो उस जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है और उनका प्रभाव पड़ता है। और उसमें जागरूकता, चूँकि वो
पानी पर थी, जल पर थी। जी। तो जल को यही समझाने का प्रयास किया गया था कि जो जल है वो पेड़ पर नहीं लगता। जी। हाँ, लेकिन पेड़ जल जरूर उत्पन्न करता है। अगर हम पर्यावरण को देखें, पेड़ों का इतना ज़बरदस्त महत्व है, या एक तरह से पेड़ों का इतना ज़बरदस्त रोल है। वृक्ष ही हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करके पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं। वृक्ष ही हैं जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करके हमारे जीवन को, हमारी सांसों को चलाते हैं। जी। वृक्ष ही हैं जो तापमान में कमी करके बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराते हैं। उस वर्षा से हमारा खेती होती है, हमारा भोजन उगता है, उससे भी हमारा जीवन चलता है। यानी वृक्ष हमारे लिए एक अवलंबन है सांसें लेने का और जीवन को चलाने का। तो ये छोटा सा काम जो बहुत टेक्निकल भी नहीं है, अपने आसपास वृक्षारोपण करके कोई भी कर सकता है। जी। देखिए सर, एक सवाल है कि कई जगह पर कई प्रशासनिक कार्य करते हैं, कई पदों पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के ख्याल क्यों नहीं उनके मन में आया? जैसे आपके मन में आया ग्रीन बॉन्ड का, और ग्रीन बॉन्ड का ख्याल आया कैसे? देखिए, ग्रीन बॉन्ड का ख्याल तो कुछ कहानी है इसके पीछे? यस, एक समाचार चैनल की न्यूज़ को सुनकर ये आया जिसमें पालामावेड्डे के तापमान को 50 डिग्री से ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा था। जब उस तापमान की तुलना सामने आए झगड़ा करने की आशंका वाले लोगों की बातों से की गई, तब लगा कि उनका झगड़ा भी कहीं ना कहीं उनके बढ़े हुए तापमान का कारण है। तो वहाँ से एक विचार की शुरुआत हो गई कि लोगों का भी तापमान कम हो, पृथ्वी का भी तापमान कम हो। तो ग्रीन बॉन्ड की शुरुआत इस तरह हो गई। ये आपका निजी विचार था मतलब? हाँ, ये अनुभवजन्य विचार था जो सामने से अनुभव से उपजा था। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से कर रहे हैं, बहुत सारे सरकारी सिस्टम के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे आइकन्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, बस ये है कि जागरूकता को हमें बढ़ाए रखना है, जिससे लोगों के मन में विचारों उत्पत्ति हो और उनकी एक समझ विकसित हो जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो निश्चित रूप से फिर परिवर्तन तो दिखेगा। अब सर हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसको कम करने के क्या तरीके हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ का इशू एक तरह से जो सोसाइटी हमारी जिस तरह की है वहाँ से भी उत्पन्न होता है, और एक व्यक्ति की सोच से और जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ से भी उत्पन्न होता है। अगर हम एक व्यक्ति के रूप में देखें तो वो सोसाइटी को जब देखता है कि दूसरे के पास मुझसे कुछ ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा करने के प्रयास में अपने को तनाव में लाता है। एक सोसाइटी भी ठीक व्यक्ति के विरुद्ध कई बार लगता है कि वो एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करती है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर ले और जो सोसाइटी का कंसेप्ट है कि उसको नौकरी करनी है, तो उसको टोका जाता है कि भाई फला बच्चे का तो नौकरी लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी। कहीं ना कहीं वो इससे एक मानसिक दबाव में आता है, जबकि सोसाइटी को चाहिए ये पूछने के बजाय ये बताए कि अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा तो हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। या सोसाइटी देखिए, कोई लड़की अपनी पढ़ाई कर लेती है और उसकी एज जो लोग सोसाइटी का मानक है उससे ऊपर चली जाती है, तो सोसाइटी उसको तत्काल टोकती है कि आपने शादी क्यों नहीं की। जबकि सोसाइटी को चाहिए अगर वो शादी करना चाहती है तो उसकी शादी करने में मदद करे। या आप ऐसे कपल को देख लीजिए जिसने शादी कर ली हो और उसकी शादी को साल 6 महीना हो गया हो, तो तत्काल सोसाइटी सवाल खड़ा कर देगी बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए। तो ये जो सोसाइटी का व्यवहार है वो उसका अपना तरीका है, जिससे सवाल कर रही है उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं, उनको क्या मदद चाहिए। सोसाइटी कहीं ना कहीं उसकी मदद नहीं करती, उसको मदद नहीं करती, और एक तरह से वो मेंटल स्ट्रेस उत्पन्न होता है और सोसाइटी में मेंटल प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। उन मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण व्यक्ति फिर दिग्भ्रमित होता है, कुछ ऐसे संसाधनों का, अनुचित संसाधनों का प्रयोग करता है जिससे सोसाइटी फिर प्रदूषित होती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी सोसाइटी को ही आगे बढ़ना होगा। एक तरह से उन चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस की भावना भी लानी होगी
और दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर अपने आप को देखना होगा। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर अपने को रख के देखते हैं तो उसकी समस्या भी हमें समझ में आ जाती है और उसका समाधान भी समझ में आ जाता है। और जब समाधान हम डिस्कस करते हैं किसी व्यक्ति से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से उसको एक राहत मिलती है, उसको उससे बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। तो मेंटल हेल्थ भी ठीक ऐसा इशू है, आपके सोसाइटी बस साथ दे, हम साथ दें किसी का, कोई अकेला फील ना हो, तो मेंटल हेल्थ का इशू काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट होने लगता है केवल काउंसलिंग से। जो गंभीर इशू हैं वो तो मेडिकल के इशू बनते हैं, तो डॉक्टर के पास फिर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे अभी भारत की मौजूदा स्थिति है, कहीं ना कहीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो एक मेंटल वो बना हुआ है कि लोग मारने काटने को तैयार हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, धर्म कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए सर्जित हुआ कि हम अच्छा आचरण करें, अच्छे विचार सोचें, विचारवान बने। लेकिन अच्छे कार्यों का, अच्छी चीज़ों का जब एक संकुचित मानसिकता से प्रयोग किया जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं सोसाइटी में। तो हम सब लोगों को मानव धर्म ही अपनाना, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। आप अपने धर्मों का, सबके धर्मों का सम्मान अगर हम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। सबकी स्थिति को समझेंगे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स स्वतः ही दूर हो जाएंगे, वो होंगे भी नहीं। बस हमें ये समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी के लिए क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के लिए क्या है। तो निश्चित रूप से सोसाइटी के इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान सोच के लेवल पर निकलेगा। और जब सोच का लेवल तभी होगा जब हम लोग उसको समझने की क्षमता, उसको समझने का प्रयास और उन मानकों को वास्तव में मानने का प्रयास करेंगे। मैं इसी को अनुभव कर रहा था कि भाई विभिन्न धर्म के लोग अपने पूज्य को, अपने आराध्य को सर्वोच्च मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। तब मेरे मन में एक विचार आया कि इसका आसान समाधान हो सकता है। क्योंकि सारे धर्म ग्रंथ हर व्यक्ति ने पढ़े हों उसके लिए भी संभव नहीं है। धार्मिक लोग ही जानते हैं धर्म ग्रंथों के बारे में। एक व्यक्ति के रूप में हम 3 तरह से वर्क करते हैं। हम लोग सबसे पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, एक्ट करते हैं, काम करते हैं किसी। अगर हम अपने सोचने, अपने बोलने और काम करने के तरीके को अपने इष्ट के साथ जोड़ लें, ऐसा सोचें कि अगर मेरे इष्ट सोचते तो वो कैसे सोचते, मेरे इष्ट अगर बोलते तो वो कैसे बोलते, मेरे इष्ट अगर ये काम करते तो कैसे करते, तो निश्चित रूप से धर्म को समझना फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम बेहतर काम करेंगे, अपने इष्ट की तरह काम करेंगे जिसको हम सर्वोच्च मानते हैं। ये क्षमता कहाँ से आएगी इतना सोचने की, इतना विचार करने की? ये तो प्रकृति ने, उस ईश्वर ने हमें इनबिल्ट की है। ये तो हमारे अंदर पहले से है क्षमता। बस इस क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सोए हुए हैं उनको जगाने की जरूरत है। ये क्षमता तो ईश्वर ने बनाई है, व्यक्ति को दिमाग देकर बनाई है। तब आप तुलना करें वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, वो किसी क्षेत्र में अच्छे जानकार हैं, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क कितने क्षेत्रों में सोच सकता है। तो ईश्वर ने मनुष्य को अलग तो बनाया ही है। मास्टरपीस हैं हम लोग अपने आप में। तो इस क्षमता को हमें ही विकसित करना है, बढ़ाना है, ताकि हमारी भी बेहतरी हो, हमारी सोसाइटी की बेहतरी हो। सर एक सवाल है पर्सनल, आपके जो कार्य किया आपने अभी तक बतौर एसडीएम, कि आप जो वृद्ध और विकलांग लोग होते थे उनके प्रार्थना पत्रों का निदान 24 घंटे के अंदर कर देते थे, तो कैसे मैनेज किया आपने ये सब चीज़ें? देखिए, जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को डिसेंट्रलाइज करके एक प्रयास किया गया था।
और इस डिसेंट्रलाइज प्रयास में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत शिकायत पंजिका और ग्राम पंचायत वाद पंजिकाएं रखवाई थी, जिसमें प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है, केवल लिख देना है। फिर वहाँ का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको आगे बढ़ के संबंधित विभागों से कांटेक्ट करके उनकी समस्याओं का समाधान कराना था। क्योंकि जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता सोसाइटी में और स्वीकार्यता ज़्यादा है और व्यक्ति उनके पास सहजता से चला भी जाता है और उसके पास भी है। वो जनप्रतिनिधि गांव के प्रधान और गांव में रहने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी बहुत कम है किसी सरकारी ऑफिस से। तो अगर हम उन संस्थानों को इस काम में इन्वॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से दिव्यांग हो, चाहे आमजन हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी समस्याओं का समाधान करना उस लेवल पर ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, ज़्यादा सही हो जाता है। क्योंकि जिस गांव में दोनों व्यक्ति रहते हैं जिनके बीच समस्या है, उसके बारे में वहाँ के लोग किसी भी बाहर के व्यक्ति से या ऑफिसर से ज़्यादा जानते हैं। जब हम ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा समाधान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। सर, आपका एक आर्टिकल पढ़ा था, दहेज पे आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ था कि दहेज की जो वेदनाएं हैं उसको अभी तक भारत की बेटियां झेल रही हैं। दहेज को लेकर जो मृत्यु दर है तो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, मुद्दा तो ये सोच का है कि जब हम बेटे और बेटी को समान समझेंगे और अपने उन लालचों को दहेज के माध्यम से पूरा करने के बजाय अपनी मेहनत से करेंगे तो इन चीज़ों का समाधान होगा। मैंने अपने बचपन में जब विभिन्न शादियों में या गया में, तो सामान्यतः लोग इस तरह के सवाल करते थे कि भाई क्या दिया गया, क्या लिया गया। ये सवाल मुझे स्ट्राइक करते थे कि भाई एक तरह से लेना और देने की बात करना किसी वधू पक्ष के लिए एक तरह से उसकी आर्थिक स्थिति को समाज के सामने उगाड़ देना है। और इसके बारे में मैंने कभी अच्छा फील नहीं किया और मैंने कभी पूछा भी नहीं किसी से कि भाई क्या आया, क्या दिया गया। लेकिन जब मुझे अपने बेटे की शादी करने का अवसर मिला तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक प्रयास किया जाए जिससे एक मैसेज दहेज के विरुद्ध रहे। साथ ही साथ चूँकि मैं पर्यावरण के विषय मेरे दिल के करीब था तो मैंने निर्णय लिया कि शादी में कोई दहेज ना लेकर के 2 वृक्ष लिए जाएंगे और उन वृक्षों को भी हम लोगों ने वधू पक्ष के गांव में जो प्राइमरी स्कूल था उसमें रोपित करा दिया। दहेज एक तरह से जो लड़की पक्ष है या लड़की है उस पर एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर डेवलप करता है। दहेज के कारण शादियां लेट होती हैं, दहेज की व्यवस्था ना होने के कारण, और उसी लालच के कारण कई बार परिवारों में झगड़े भी होते हैं, रिश्ते भी टूटते हैं। तो जो एक पूरकता है स्त्री पुरुष जिसके नाते ये संसार चलता है, उसके बीच ऐसी व्यवस्था जो रिश्तों को तोड़े, उसका समाप्त हो जाना ही ज़्यादा उचित है। नहीं सर, जब किसी चीज़ का समाधान सामाजिक तौर पर नहीं निकलता है तो उस चीज़ के लिए शासन, प्रशासन, नियम कानून बने हैं। दहेज पर कानून होने के बावजूद भी ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों है? निश्चित रूप से सरकारें कानून के माध्यम से भी ऐसी सामाजिक बुराइयों को रोकती हैं, रोकने का प्रयास करती हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक जन भागीदारी नहीं होती, व्यक्ति के मन में ये विचार नहीं आता कि दहेज का लेन देन करना एक तरह से स्त्री जाति का अपमान है और समाज में एक बुराई है, तो ये जन सहभागिता नहीं बढ़ती, तब तक चीज़ें कम बदलती हैं। मतलब एक तरह से कहिए कि कानून का भय भी अपना काम करता है, पर कानून के भय से ज़्यादा जो सामाजिक चेतना है, जो लोगों का जागरण है, वो ज़्यादा बड़ा परिवर्तन करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या आपको लगता है कि शिक्षा स्तर पर इन चीज़ों को सम्मिलित कर लेना चाहिए ताकि ये पहले से ही सेटअप हो ऐसे दिमाग में बच्चों के, आगे जाके वो चीज़ें ना करें? निश्चित, देखिए एथिकल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा
और एक तरह से जीवन की शिक्षा को शिक्षा का पार्ट होना ही चाहिए। जब बचपन से हमारे अंदर चीज़ें इनबिल्ट हो जाएंगी कि भाई समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, कैसे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना है, कैसे दूसरों को एक्सेप्ट करना है, जब हम इसको पाठ्यक्रम के माध्यम से सीखने लगेंगे तो निश्चित रूप से जो अगली पीढ़ियां होंगी उनके अंदर ये उतरता जाएगा और ये जो सामाजिक बुराइयां हैं ये एक तरह से दूर हो जाएंगी। यानी शिक्षा एक बड़ा हथियार साबित होगी, लेकिन वो शिक्षा जो लोग उस शिक्षा में आ रहे हैं उनके लिए उनके दिमागों में बैठी होगी, लेकिन जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की चीज़ों को फैलाने का प्रयास करते हैं, या कहीं ना कई बार दहेज को सम्मान से सोसाइटीज़ में जोड़ लिया जाता है। यानी ज़्यादा दहेज आना तो आपका ज़्यादा सम्मानजनक होना। मुझे लगता है कि ये धन से अगर आप अपनी पहचान संसार में ढूंढने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक तरह से आभासी पहचान है, झूठी पहचान है। आपकी पहचान आपकी कार्यों और आपके सोच से ही साबित होगी इस पृथ्वी पर। आपकी शादी में कितना दहेज आया था ये इतिहास नहीं बनेगा, ये ज़रूर इतिहास बनेगा कि आपने इस पृथ्वी परिवार के लिए, इस समाज के लिए क्या प्रयास किए, क्या छोड़ा, क्या सेवा की, वो ज़रूर इतिहास बनेगा, वो आपकी ज़रूर एक पहचान बनेगी। पॉलिटिकल प्रेशर का कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए पॉलिटिकल प्रेशर, इसको प्रेशर ना कहीं इस तरह भी कहें। देखिए पॉलिटिकल लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के कामों को बताना उनकी जिम्मेदारी है संबंधित विभागों को। तो संबंधित विभाग वास्तविकता जो चीज़ें हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती हैं, उसकी जिम्मेदारी है उनको बताए, उसको पॉलिटिकल प्रेशर ना मान के सच्चाई बताए। मैं नहीं समझता कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में सच्चाई को सार्वजनिक रूप से कोई अस्वीकार कर दे। अभी अपनी सामाजिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम सच्चाई को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन सर कई बार आरोप ये लगते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए अगर कोई कार्य प्रभावित कोई पॉलिटिकल सिस्टम करता है तो वो उसी की हानि होती है, उसी के वोट की हानि होती है। अगर जनता के लिए कोई काम अच्छे हो रहे हैं तो अच्छे किए जाते हैं, लेकिन ये एक परसेप्शन है। ये इतना बड़ा इसका पॉलिटिकल प्रेशर गलत ही हो। पॉलिटिकल प्रेशर, अगर हम किसी राजनीतिक व्यक्ति की कही हुई बात को पॉलिटिकल प्रेशर ही माने तो उचित नहीं है। वो आप उनका जिस जनता के प्रति जवाबदेह हैं वो उनके लिए बताया हुआ एक काम है, और जो प्रशासनिक सिस्टम है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के हित में बताए गए कार्यों को प्राथमिकता से नियम कानूनों के अंतर्गत करे। लेकिन देश की जो मौजूदा स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, ईडी पर सवाल उठाया जाता है, प्रशासन पर, शासन व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जाता है। देखिए सवाल, उसके पीछे की वजह क्या है? सवाल उठाना एक तरह से आलोचना करने की तरीका भी है, और सवाल उठाना एक सच्चाई को भी बताना है। आलोचना करना मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान काम है। आलोचना करने के लिए आपको ना बहुत ताकतवर होने की ज़रूरत है, आलोचना करने के लिए ना बहुत ज्ञानी होने की ज़रूरत है, आलोचना करने के लिए इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके सारे अंग सही काम कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति आलोचना कर सकता है। सवाल ये है कि उन आलोचनाओं में समाधान आप क्या देते हैं। आलोचना कर देने से आप समस्या के साथ हैं कि समाधान के साथ हैं, ये आपको बताना होगा। अगर आप समाधान के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से समाज का भला होता है। पॉलिटिकल सिस्टम जो भी हमारा है वो समाज की भलाई के लिए बना है, और समाज में परिवर्तन किए हैं। बिना पॉलिटिकल सिस्टम के देश या संसार कैसे बढ़ता आगे। डिसीजन सब लोग, अगर डिसीजन बेहतर होते हैं तो बेहतरी होती रहती है। कई लोग होते हैं जो मतलब अपनी समस्याओं को प्रशासनिक जो सेवा पे कार्यरत होते हैं उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं, जिन्हें नहीं जानकारी होती है कि अगर उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो वो कहाँ शिकायत करें। तो वैसे ही हाउसिंग अलॉटमेंट को लेकर है कि जिनको नहीं मिल पाती ये सुविधाएं, जो उस चीज़ के लायक हैं, कैपेबल हैं, पर उनको नहीं मिल पा रही वो सुविधाएं, वो कहाँ शिकायत करें। देखिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
लोगों के घरों के सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट पर जाकर आप उसकी योजनाओं को देख सकते हैं, कौन से नई योजनाएं चल रही हैं, कहाँ पर आवंटन हो रहा है, कहाँ पर पंजीकरण हो रहा है, वो सारा एकदम पारदर्शी तरीके से। उत्तर प्रदेश हाउसिंग के जो आदरणीय हाउसिंग कमिश्नर साहब हैं, वो लगातार हाउसिंग के विभिन्न विभागों को सेंसिटाइज करने की, लगातार उनके लिए कार्य का माहौल बनाने का प्रयास करते रहते हैं। और उसी के कारण है कि इस संस्था की बहुत अच्छी विश्वसनीयता है, क्योंकि चीज़ें अब तकनीक के माध्यम से हो रही हैं और तकनीक में सब कुछ पारदर्शिता में है। और एक तरह से देखा जाए, तकनीक एक समाज सेवा की बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आज तकनीक से बड़ा समाज सेवी मेरे विचार से मुझे नहीं लगता कि कोई और हो। आज तकनीक वो टूल बन गया है जो लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन का कारक बन रहा है। तो तकनीक का प्रयोग करें और जो कन्फ्यूज़न है वो वेबसाइट्स पर जाकर देखें, दूर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आवास विकास परिषद की योजनाओं का आमजन को पर्याप्त लाभ मिलेगा और मिल रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना, वो कैसे शिकायत करें अपनी, उनको कैसे जानकारी मिल सकती है? देखिए, फिर जो लोग नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना, उनके पास तो जो सेवा प्रदाता हैं जहाँ पर रहते हैं वहाँ से उनका सहयोग ले सकते हैं, या जो आवास विकास परिषद के ऑफिसेज हैं वो तो खुले ही हैं, उनमें उनका स्वागत है। वो आएँ, अपनी बात रखें और उनको यथोचित समाधान होगा, कानूनी समाधान होगा, वो जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो हमारे साथ इस साक्षात्कार में वो शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने अपने प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ समाज में एक अनोखा परिवर्तन लाने की कोशिश की, और साथ ही साथ पर्यावरण, मेंटल हेल्थ, इन मुद्दों से इतर, जैसे दहेज जो बहुत बड़ा इशू है अभी भारत का, इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक निजी तौर पर ये मैसेज दिया कि इन्होंने अपने बेटे की शादी में दहेज की जगह वर वधू के हाथों 2 वृक्षारोपण करवाए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो शख्सियत होती हैं, तमाम जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये अलग मिसाल पेश करती हैं। और आपका इस साक्षात्कार को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए और ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।